आपको आईएएस बनने के लिए क्या छोड़ना पड़ा है? मैं डायरेक्ट पूछूं तो। मैं जितने जोर से रो रही थी तो सब लड़कियों को साथ में लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, सब चुप करवा रहे थे। तो मैंने उनको बोला यार मेरी रैंक ये आई है और मैं प्रॉपर आईएएस बन गई। बट दिमाग में पूरी फ्रेमिंग चल रही थी क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको अकेले ही जाना है, दिमाग ही लेके जाना है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी हाथ चल जाए दिमाग चल जाए, मेरा दो ये था। हाय एवरीवन, कैसे हो आप? तो यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरे साथ एक टॉपर है जिनका नाम मनीषा है। आइए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही, साथ ही आपको क्या इंसाइट देने वाली है। मैम के बारे में अगर बताऊं तो ये 4th अटेम्प्ट है, 3 बार लगातार इनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। चौथी बार जब क्लियर हुआ तो प्रॉपर लिस्ट में आ गई और आईएएस बनी है। ट्राइबल एरिया से। कांग्रेचुलेशन पहले आपको। थैंक यू। और हमारे व्यूअर की तरफ से भी आपको बधाई। आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप कहाँ से आती हैं और आपका अटेम्प्ट, मीडियम, वो सारी चीजें। जी मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ जी। और जो मेरी स्कूलिंग रही है वो मेरे गांव और जिले के ही सरकारी स्कूल से कंप्लीट हुई है। और ग्रेजुएशन मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया है। यूपीएससी में मेरा ये 4th अटेम्प्ट है और प्रीवियस 3 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं हो पाया था और इस बार फाइनल 257 रैंक आई हुई है। ओके, इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में करूंगा। पहला, मैम की जो जर्नी है, उतार चढ़ाव एक एस्पिरेंट की लाइफ में क्या आते हैं। सेकंड, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है। तो सबसे पहले मैम आपसे मैं जानना, जब रिजल्ट आता है तो वो मोमेंट क्या होता है जब एक इंटरव्यू हो रहा है, इसको साइड में करते हैं। आप अपने मन की बात बताएं कि एक एस्पिरेंट से आप डायरेक्ट ऑफिसर जब बनी उस रात, क्या फील चल रहा है? फील तो मैं जब रिजल्ट आने वाला था मैं मोबाइल मंदिर के सामने लेके बैठ खड़ी थी। हाँ। भगवान जी मैंने 3 स्टेज जो होना चाहिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वहां तक पहुंच गई हूँ। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके आशीर्वाद से होगा। अब आप ही नैया पार लगाओगे, मैं कुछ नहीं अब कर सकती हूँ। तो मैं लेके बस खड़ी थी, रिजल्ट आया, चेक किया और देखा 257 मनीषा धारवे। उसके बाद मैं बस जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी और विंग में दौड़ रही थी फ्लोर के ऊपर। किसी को समझ में नहीं आ रहा था इससे हुआ क्या। सबको लगा था रिजल्ट आने वाला है तो शायद हुआ नहीं हुआ। मैं जितने जोर से रो रही थी तो सब लड़कियों को साथ में लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ, सब चुप करवा रहे थे। तो मैंने उनको बोला यार मेरी रैंक ये आई है और मैं प्रॉपर आईएएस बन गई हूँ। फिर मैंने घर कॉल किया, फिर उनको बोला मेरे पापा आईएएस बन गई, मम्मी को बोला। फिर मैं कंटिन्यू 10-15 मिनट कंटिन्यू रो ही रही थी। हाँ मैम। मोमेंट काफी मतलब समझ में नहीं आता है क्या हुआ है। ठीक है, आपने जो बोला कि ट्राइबल एरिया से आप आती हैं, लोगों का जो माइंड सेट है ट्राइबल एरिया को लेके कि बहुत पिछड़ा होगा, वहाँ वो सारी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी उतना, और वास्तव में ऐसा हो सकता है वो भी जो यहाँ दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे ना मिल रहा हो। जब वहाँ से एक लड़की दिल्ली जैसे बड़े शहर में आती है, वो जो माइंड सेट आपका था, डिस्टर्ब नहीं हुआ कि यार यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें, मटेरियल भी है, हद से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो माहौल क्या था जब आप स्टार्टिंग में यहाँ दिल्ली आती हैं? तो कैसे चूज किया कि मुझे ये चीजें पढ़नी है? पहला तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि ट्राइबल एरिया है तो वो शायद अंडर डेवलपमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, हम लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को ही डेवलपमेंट मानते हैं। बट ट्राइबल का यदि देखें तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ चलता है। और जो हमारी जो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं उसको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके नहीं देखते हैं। तो उनके हम लोग जो हमारे परंपरागत जो फैक्टर बनते हैं डेवलपमेंट के, वो शायद उनके पिछड़े हुए, जो शिक्षा का हम लोग देख लें, स्वास्थ्य के देख लें, बट उनकी ओवरऑल जो एक कल्चर है वो बहुत रिच है। इन्वायरमेंट को लेकर जो उनकी थिंकिंग है वो काफी रिच है। यदि मैं मेरी ट्राइब का बात करूँ तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट के जो इंडिकेटर है या फिर जो महिलाओं का अधिकार है वो डेवलपमेंट के काफी मतलब रिच उस पे है। तो हमारे जो एक परसेप्शन बना हुआ वो काफी डिफरेंट है और वहाँ पर उनकी डेफिनेशन जो डेवलपमेंट की वो थोड़ी डिफरेंट है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चले। जो भी डाउट होगा, आपके मन के डाउट होंगे, मैं डायरेक्ट टॉपर से पूछूंगा। कोई क्वेश्चन अगर छूटेगा आप कमेंट करते चले, क्योंकि ये सीरीज टॉपर के आने वाली है। चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने कमेंट करते चले, मैं ताकि अगले टॉपर से वो चीज़ें पूछता चलूँ। अब आइए चलते हैं सेकेंड पहलू, मैम की कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर। उससे पहले जो इस बार सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स की हो रही है, एक अच्छी कैंडिडेट हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छा गाइड दे सकती हैं। 3 बार क्लियर नहीं हुआ, चौथी बार में ऐसा क्या किया? क्या किया मैम? मैंने चूंकि फिल्म फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीसेट का लगभग 2 क्वेश्चन से बाहर हुई थी और मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, ऊपर से कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद भी आपका सीसेट ना निकले ना तो फिर ये लगता है कि डायलेमा कहाँ है। ये पैराडॉक्स लगता है कि आपकी यदि मैथ्स बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस से आप सीसेट ना कर पाओ, रीजनिंग आपका मैथ्स, उसके बाद भी रिजल्ट ना सही दिखे। तो मेरे उसमें भी था, तो मैंने देखा कि उसमें मैंने गलतियां क्या की थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीसेट का एक भी टेस्ट पेपर नहीं लगाया था, ना उस चीज को सीरियसली लिया। हम लोग मानते थे कि
यदि कट ऑफ क्रॉस करना है तो फर्स्ट पेपर से ये होता है, जीएस का जो पेपर हम बोलते हैं कि कट ऑफ तो उससे ही बनना है, सीसेट क्वालिफाइंग है, तो वो एक मेंटेलिटी हमारी बनी हुई है कि क्वालिफाइंग बन ही है और 67 नंबर तो लाना ही है। बट जब जैसा यूपीएससी का पेपर आ रहा था उसमें आपको 67 के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा इम्प्रूव किया। बट उसी बीच में मैंने स्टेट का चूंकि पीसीएस दिया था तो उस टाइम तक मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो मुझे कई बार आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो मेरे केस में ये तो पूरा तीनों बार सी सेट की वजह से रुका था? एक बार जीएस की वजह से रुका था। पॉलिटी का देखे तो पॉलिटी में हम लोग जो पहले हम लोग देखते थे कि जो बेसिक क्वेश्चन है वही आते थे, फंडामेंटल राइट के हैं तो उसी में आर्टिकल के जो आपका इक्विटी का राइट है तो उसी से। बट अभी के जो क्वेश्चन ट्रेंड में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो प्रैक्टिकल चीजें चल रही है, करंट में कुछ चीजें चल रही है तो वो चीजें पूछी जा रही है, तो आपको जो बेसिक है उसको करंट अफेयर से रिलेट करके या करंट अफेयर में कुछ चीजें चल रही है उसको बेसिक से रिलेट करना, तो जो कोई को रिलेट करने की स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए, तो वो मैंने काफी इंप्रूव कर ली थी कि जो करंट में चीजें चल रही है मैं उसको कैसे देखूंगी करंट के नजरिए से और बेसिक उसका फंडामेंटल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्योंकि आपके पास जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक क्वेश्चन है उसके 3 से 4 स्टेटमेंट है, तो उसमें 2 स्टेटमेंट आपके फंडामेंटल चीजों के हैं, 2 है तो करंट अफेयर के हैं, तो यदि आपका दोनों स्ट्रॉन्ग रहेगा पोर्शन और आपने प्रॉपर को रिलेट किया तो प्रॉपर आप उसका आंसर गेस कर पाओगे। यही तो हैक्टिक काम हो जाता है कि अपने स्टैटिक्स को करंट से ऐड करना, उसमें भी वो चीजें ऐड करना जो हमारे काम की हो, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक आपने किया होगा। जी बिल्कुल। यानी पीवाईक्यू आपका यहाँ पे रोल कर रहा था, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा कर रहा था करंट को ऐड करने की। बिल्कुल, मैं पीवाईक्यू को एकदम मैंने तो पीवाईक्यू का ये किया था कि कोई बुक नहीं लेके आई थी, मैं प्रॉपर जो मार्केट में यूपीएससी के जो पेपर मिलते थे वही लेके आई थी, टेबल पे लेके बैठती थी और उसको एग्जाम मोड में ही पीवाईक्यू को मैं सॉल्व करती थी, तो उसमें देखती थी कि मुझसे क्या क्या चीजें बन रही है और प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, या तो मैं स्टैटिक चीजें नहीं ठीक से कर पा रही हूँ, करंट की नहीं कर पा रही हूँ, या मेरी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर नहीं पता होता है, आपको वो स्टेटमेंट पता नहीं होता, बट आपने यदि प्रॉपर वो अदर चीजों से कोरिलेट किया तो वो आंसर निकल के आ जाता है। तो मैंने वो देखा कि यार मैं कितने क्वेश्चन पे ऐसा कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से काफी हेल्पफुल रहा था वो मेरे। आपको आईएएस बनने के लिए क्या छोड़ना पड़ा है, मैं डायरेक्ट पूछूं तो? ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। डायरेक्ट पूछो तो बीच में काफी सारी चीजें छूटी थी बट सब मिल गई है फाइनली, छूटी हुई चीजें सारी मिल गई अब लग रहा है कि आप सब लोग आ जाएंगे। हाँ, वो सारी चीजें मिल गई है। ओके, ये जो एग्जाम है आपको लिख के पास करने वाला है और उसी से आपकी रैंक डिसाइड होती है। मेंस को कैटेगराइज थोड़ा सा उसके सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो आपका ऑप्शनल है, एथिक्स है और ऐसे है। इन तीनों को आपने कैसे किया, पहले तो इस पे बात करें। इसका ना बहुत अच्छा ये था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही देके आई थी प्रीलिम्स का, तो मेरा ये था कि मेरे पास यदि टारगेट हो तो मैं वो उस टाइम पे फिर डिमोटिवेट नहीं होती। जब तक मेरे टारगेट चल रहे मैं उसको कैसे भी, मेरा ये था कि टारगेट है तो उसको जब तक कंप्लीट ना हो जाए मुझे एकदम चेन नहीं पड़ता था, तो कंप्लीट टारगेट ही करती थी। तो मैं प्रीलिम्स का एग्जाम देके आती थी, पेपर मिलाने की बजाय मैं पहले वो जो 3 मंथ का शेड्यूल है कि अब मेंस आने वाला तो उसके 3 मंथ के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, मैं उसको पूरा नोट डाउन कर लेती थी। फिर उसको मैं बना लेती थी, फिर 15 दिन बाद रिजल्ट आता था, पता चलता था प्रीलिम्स नहीं हुआ, बट चूंकि मेरे पास स्ट्रेटजी बन चुकी है 3 मंथ की, तो मेरे पास 3 मंथ का है, तब तो मैं प्रीलिम्स का शौक नहीं मनाती थी। आधा घंटा हुआ, रोना धोना हो गया, घर कॉल किया कि पापा नहीं हुआ है, अब संभाल लेना, मैं तो 1 साल और लेने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद मेरा चूंकि 3 मंथ का बन चुका है तो मैं उसको 3 मंथ तक प्रॉपर फॉलो करती हूँ। वो सितंबर तक चलता था, फिर सितंबर में याद आता कि प्रीलिम्स से भी नहीं बेटा निकला है। फिर 1 मंथ मेरी शौक सभा पूरी चलती थी, रोना धोना पूरा चला। फिर वापस अक्टूबर की एंडिंग में चालू होता था कि चलो प्रीलिम्स आने वाला, फटाफट उसको कंप्लीट करो। तो मेरी हर बार 3 अटेम्प्ट नहीं हुए, बट 3 बार मैंने मेंस के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन की थी। तो खुद को डिमोटिवेट ना करते हुए और खुद को सस्टेन करते हुए 3 बार मैंने मेंस लिखने की पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई थी। तो जैसे फाइनल हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट का मैं प्रीलिम्स देके आई, मैंने सर को बताया सर मेरा ऐसा रहा है प्रीलिम्स, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बोला कि मनीषा आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आप मेंस पे लग जाइए,
तो वो 15 दिन का आप सही से यूटिलाइज कर लीजिए। और इसमें बीच में ये भी था कि मेरा ऑप्शनल जो था वो हिंदी लिटरेचर था, उसमें आपको कहानियां मिल रही है, उपन्यास मिल रहे हैं, तो ये आपको डिमोटिवेट नहीं होने देती है। तो मैं वो फिर जब डिमोटिवेट होती थी तो उन चीजों को पढ़ लेती थी। तो ये अच्छा फैक्टर रहा था कि मैंने वो चीजें सारी रीड कर ली थी, हर बार 4 बार वो रीड हो चुकी थी। और इसकी वजह से मेरा जो फाइनल एग्जाम में भी होता है कि 10 व्याख्या आती है, तो एग्जैक्टली जिसकी सही चली जाती है वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इस बार आपने कितने आंसर राइटिंग लिखी की इस बार कितने घंटे? मैंने सारे में डेली टेस्ट लिखती थी, 3 घंटे का डेली टेस्ट लगभग लिख रही थी। जब से मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था उसके और मेंस देने के 15 दिन पहले तक मैंने 50 प्लस तो हो गए थे जीएस के, और ऑप्शनल के भी बहुत सारे हो गए थे। ठीक है, जो स्टार्टिंग टाइम था आपका, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, आपने भी वो गलतियां की थी कि अपने टेबल पे मुझे पॉलिटी पसंद है तो 3-4 पॉलिटी की बुक रख लेना, या हिस्ट्री पसंद है तो 3-4 हिस्ट्री की बुक रख लेना, आपने भी वो गलतियां की थी या फिर आपको क्लियर था कि मुझे क्या पढ़ना है? अच्छी बात ये थी कि मेरा जो प्रीलिम्स मैं मई में चली गई और हम लोगों का अक्टूबर में प्रीलिम्स था, और मैं घर चली गई थी। मेरे पास चीजें जो यहाँ से दिल्ली में से बैग पैक करके गई थी उतनी थी, उसके बाद गाँव में तो कुछ चीजें मिलनी नहीं है, तो इतना सा ही कंटेंट है, उसी में देखना है, उसी को पढ़ना है। तो ये अच्छी बात है कि कम कंटेंट, तो मैं उसी को अब चीजें मिल नहीं पा रही थी, ना कुरियर हो पा रही थी, क्योंकि बहुत रूरल एरिया है, तो वहाँ पर आपकी चीजें यदि आप दिल्ली से कुरियर भी करवाते तो आपको पहुंचने में 15 दिन 20 दिन लग रहे। कोविड के टाइम पे तो 1-1 मंथ का टाइम लगा, तो मेरे पास चीजें पहुंच नहीं पा रही थी, तो थोड़ी सी बुक्स थी। तो मनीषा अब यही है, यही जिंदगी बेड़ा पार करवाएंगे। तो रिविजन कई बार हो गया उनका कि इतनी सी बुक्स है, तो मैंने कई बार उनका रिविजन कर लिया था, तो मुझे फिर ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि तब तक मैं पहला अटेम्प्ट भी दे चुकी थी। तो भैया मेरा कंटेंट सही है, यदि मैं उस पर और मेहनत करती हूँ तो हो जाएगा। तो मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग हो गया था। वो कई बार होता है कि आपके पास संसाधन ना हो तो वो आपके लिए और अच्छे होते, तो मेरे केस में ये रहा कि संसाधन कम थे, तो मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा। तो मेरा बेसिक स्ट्रांग हो गया, तो मैं जैसे ही दिल्ली आई फिर करंट से एड ऑन चीजें कर ली, फिर मुखर्जी नगर के मार्केट में घूमना, तो चीजें थोड़ी बहुत कलेक्ट कर ली हो जाती है। तो ये हो। एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12 तक के लोग कहते हैं कि वो पूरी पढ़नी है हर सब्जेक्ट की, आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल है, पहला? और दूसरा, उनमें से क्या वास्तव में नोट्स जो बनाते हैं लोग एनसीईआरटी के, वो हमें नहीं बनाना चाहिए, किसी स्टैंडर्ड किसी नोट्स को ले लेना चाहिए कोचिंग का, वो सही रहेगा, या फिर हमें नोट्स बनाते ही रहना चाहिए अपने हाथों से? अब मेरे केस में तो ये रहा था कि मैं आके बस कोचिंग में मैंने एडमिशन ले लिया था कि अब यहीं से चीजें शुरू करी, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। थोड़ा बहुत एमपी स्टेट पीसीएस का था जो कि मैं तैयारी करी थी, मैंने उस बीच में एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत देख लिया था कि और ऊपर चीजें कैसे होती है, तो उतना डीप लर्निंग नहीं रही थी। और चूंकि कोचिंग में वही चीजें करवा रहे थे वो लोग, आपका कंटेंट जो बना रहे हैं उसमें वो चीजें एड ऑन हो रही है, और जो सिखा रहे हैं उसमें भी, तो फिर मैंने एनसीईआरटी को छोड़ ही दिया था। मैं फिर उसी में खुद के नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत बना रही थी, तो वो चीजें फिर सीखने पे ज्यादा फोकस था, तो दिमाग में चीजें चल रही थी, भले उसमें पेन कॉपी पे ना चले बट दिमाग में पूरी फ्रेमिंग चल रही थी, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको अकेले ही जाना है, दिमाग ही लेके जाना है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी हाथ चल जाए दिमाग चल जाए, मेरा 2 ये था। तो सुनने देखने हर चीज में मैं ऑब्जर्व करने की चीजें सीख रही थी। आपकी सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्टार्टिंग में तो काफी था कि मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो फिर अभी तो मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, और फाइनल इंटरव्यू में भी मुझसे बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने बहुत अच्छे से उनके आंसर भी दिए। तो अब तो मुझे सारे सब्जेक्ट लगभग इक्वल पे आ गए, बट मुझे लगता है कि हिस्ट्री मेरा अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं काफी अच्छे से उसके क्वेश्चन टेकल कर लेती हूँ। तो सब लोग कहते हैं कि हिस्ट्री अच्छे से कर लेती है। ओके, जब एक एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएगा, जब आप 6 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, उसके बाद भी मन में रहता है यार सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, होगा इस बार नहीं होगा, सेल्फ डाउट जो आता है। आप एक अच्छे कैंडिडेट हो जिससे मैं ये क्वेश्चन पूछ पाऊँगा। ये जो 4 साल की जर्नी रही है, बीच में ये चीज़ें आ रही थी, सेल्फ डाउट वाली चीज़ें, कि पढ़ने के बाद भी लग रहा हो कि यार होगा इस बार कि नहीं होगा, काफ़ी फेलियर देखने के बाद भी उस चीज़ को कैसे, उस मेंटल स्टेटस को कैसे सस्टेन किया कि मोटिवेशन की तरफ ले जाके कैसे? इसमें हम लोग जो करते हैं वो हमेशा रीडिंग पे हमारा फ्लो रहता है कि वो पहला पेज स्टार्ट किया तो आखिरी पेज तक बस रीडिंग। हम इसमें एनालाइज नहीं करें कि हमने जो चीजें पढ़ रहे हैं वो क्या वाकई में हम लोगों ने सीखी है, हम उसको कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो मैं क्या करती थी, मैंने चीजें रीड कर ली, मैं उसको यदि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखो तो मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करती थी, उसके प्रॉपर डायमेंशन सारे मैंने कवर कर लिए, उसके प्रॉपर क्वेश्चन बन रहे, तो मुझे लगता था मेरा कंटेंट रेडी है, मैं उसको मैनेज कर लूंगी, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। मेंस के भी कुछ उससे क्वेश्चन बन रहे और उसके पास मेरे पास प्रॉपर फैक्ट और जो हमारे डायमेंशन होने चाहिए, यदि मैंने कवर कर लिया तो मुझे लगता था एक एटलीस्ट हो गया, 50% उसका मैं कर पा रही हूँ, हो गया। और यदि उससे ही रिलेटेड कोई सा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बन पा रहा, मैं सोचती थी यार यदि इंटरव्यू बोर्ड में मैं जाऊंगी तो मेंबर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे पास उसका क्या आसपास कोई सा आंसर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा सब हो रहा है, थोड़ा 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 करके काफी सारा हो जाता है फिर ओवरऑल। आपने इतना बहुत बारीक डिटेल्ड ये चीजें बता रही हैं, साइको का
पूरा साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, जी। तो ये 4 साल की जो ड्यूरेशन है उसकी वजह से ये आया है, या फिर पहले से ही आपके पिताजी मम्मी ने ये चीज़ें आप में फीड कर रखी थी कि यूपीएससी ये चीज़ मांगती है? एक्चुअली यूपीएससी तो उन्हें खुद को भी तब तक आइडिया नहीं था जब तक मैंने नहीं बताया। अच्छा। जब मेरा हुआ तो उनको यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एक लगता था। ओके। तो मैं ऐसा हुआ था कि मैं दिल्ली आ गई थी, तब भी उनसे पूछता था कोई, तो बोलते थे यूपीपीसीएस करने गई हुई है। तो मैं उनको फिर बोलती, मैं मम्मा मैं आ गई हूँ, कम से कम यूपीएससी बोल दिया करो यार, मैं खुद डायलेमा में हूँ। तो उनको बस लगा था कि कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। उनको पहले एमपीपीएससी का पता था अच्छे से कि वो चीजें क्या होती है, तो उसका पता था, यूपीएससी का नहीं पता था। बट दोनों फैक्टर मेरे उसमें काम किए कि एक जो एक्सपीरियंस है और जो एक हमारा जो बैकग्राउंड है, वो दोनों का फैक्टर काफी वर्क किया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो मेरे रहे, जो मैंने पूछे वो आपने बताया। जी। अब तक की जर्नी का कुछ ऐसी बात जो आप शेयर करना चाह रहे हो एज पे? ओवरऑल मेरी जर्नी को देखा जाए तो शायद मैं उसको एक सेंटेंस में बोलूंगी, जो यूपीएससी में ऐसे का टॉपिक था, स्वीकार उक्ति का साहस और सुधार करने की चेष्टा। क्योंकि मेरे 3 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उसको स्वीकार करना और उसमें भी स्वीकार करके फिर सुधार करने की चेष्टा, तो ये कहीं ना कहीं रहा था मेरी ओवरऑल जर्नी को। यदि मैं एक लाइन में बताना चाहती, ये मैं बता सकती हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट मैम, और Thank मैं you. उम्मीद करूंगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएं जी। आप बेस्ट अपना दें। गाइज, मैम को विशेष दे सकते हैं कमेंट में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगले टॉपर से भी कुछ चीज़ें पूछ पाऊंगा, कुछ आपके डाउट हो वो भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।